विद्या वॉरियर्स में आप लोगों का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे, ठीक ठाक होंगे, पढ़ाई का आनंद लेते होंगे। आप फिर अपनी जिम्मेदारी निभाइए। फिर वही बात बोल रहा हूँ, आप अपनी जिम्मेदारी निभाइए, मैं अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए तैयार हूँ। एक बच्चे ने मांग की थी आज पीएम संधि डायोड पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के रूप में। सर इसको समझाइए, इस टॉपिक पर बोलिए। तो मैं अपनी ड्यूटी निभा रहा हूँ। फिजिक्स सरल विषय है बेटा, बहुत रोचक विषय है। मैं इसी का मास्टर हूँ। और मास्टर का मतलब बताया था ना, जो कठिन चीज को सरल बना दे। ऐसा नहीं कि जितना कंफ्यूजन पहले नहीं था, पढ़ने के बाद उससे ज्यादा हो गया। मैं समझाऊंगा, आप लोग समझने की कोशिश करिए। आप अगर इससे दूरी नहीं बनाएंगे, आप जिससे दूरी बनाएंगे दूरी बनती जाएगी और बढ़ती जाएगी। आप दूरी नहीं बनाएंगे तो घबराइए मत, मित्रता मैं करवा दूंगा। ठीक है, मैं इसका माहिर हूं और खूब समझ में आएगा आपको। आइए लेकर के टॉपिक चलते हैं। पीएम संधि डायोड पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के रूप में। ठीक, अब फिर वही बात आई बेटा, जैसे हर वीडियो में कर रहा हूं कि उसको समझाने से पहले, अब मुझे नहीं पता आप लोगों ने कैसे पढ़ाई की है, तो आइए कुछ आधार तैयार कर लूं आपकी, पीछे की कुछ बातें बता करके तब आगे बढ़ूं। ठीक, तो सबसे पहले हम पीएम संधि डायोड पर थोड़ा प्रकाश डाल देते हैं। आपको पता है एक पी टाइप अर्धचालक होता है, और पी टाइप अर्धचालक क्यों इसे कहते हैं? क्योंकि इसमें कोटर आवेशवाहक होते हैं। अब कोटर आवेशवाहक होते हैं, और कैसे आवेशवाहक होते हैं? धन आवेशवाहक। और धन को हम क्या कहते हैं? पॉजिटिव। इसीलिए ऐसे अर्धचालक को पी टाइप अर्धचालक कहते हैं। और एक होता है एन टाइप अर्धचालक। अब एन टाइप में आवेशवाहक कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन। ठीक, आप ये पढ़िए। अब चूंकि इलेक्ट्रॉन कैसे आवेशवाहक होते हैं, इन पर कौन सा चार्ज होता है? ऋणात्मक। और ऋणात्मक को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? निगेटिव। निगेटिव की शुरुआत किससे होती है? एन से। इसलिए इसको कहते हैं एन टाइप अर्धचालक। इतनी बात तो आप समझ गए। अब पी टाइप अर्धचालक अलग है, अभी एन टाइप अलग है। अब पीएन संधि डायोड कैसे बनता है, थोड़ा सा उसको भी हम समझ लेते हैं। अब जब पीएन संधि डायोड बनाते हैं बेटा, तो पी टाइप अर्धचालक को और एन टाइप अर्धचालक को इस तरह से सटा देते हैं। और जैसे ही इसको सटाएंगे, वैसे ही यहां एक प्रक्रिया चलने लगती है, वो आपको समझाया गया होगा। और उस कारण से यहां संधि के पास एक अवक्षय परत बन जाता है। अब उस पर ज्यादा टाइम मैं नहीं दूंगा, क्योंकि मुझे दूसरा कुछ पढ़ाना है, मैं समझा दे रहा हूं। अब यहाँ पी टाइप यहाँ अवक्षय परत बन जाता है, ये है अवक्षय परत। ठीक, यहाँ संधि कहा जाएगा इसे, ये संधि है। संधि का मतलब होता है जहां जुड़े आकर के, और ये वाला पूरा क्षेत्र अवक्षय परत है। मैं यहां भी दिखा दे रहा हूं, अवक्षय परत। ठीक, और इतना आप पढ़े हैं कि अवक्षय परत में अगर यहाँ हम धन चार्ज रखें, और यहाँ सब एन टाइप वाले में इसे पी टाइप मानते हैं, इसे एन टाइप, और यहाँ इलेक्ट्रॉन है। ठीक, तो अवक्षय परत जो बनेगा उसमें वैद्युत क्षेत्र जो होता है वह हमेशा एन से पी की तरफ होता है। इतना बात तो आपको जानना ही है, एन से पी की तरफ एक वैद्युत क्षेत्र होता है। ठीक, अच्छा, अब आप यह भी समझ गए यहाँ पीएन संधि डायोड बनकर तैयार हुआ। अब थोड़ा पीएन संधि डायोड को अग्रदिशी की स्थिति में और पश्च दिशी की स्थिति में समझ लेते हैं। जब पीएन संधि डायोड को बेटा, अब वही चित्र मैं नीचे ले रहा हूं संधि डायोड का, हम जब ऐसे दिखाऊं तो समझ लो का अवक्षय परत बन रहा है। यह पी टाइप एन टाइप क्षेत्र है, यह पी टाइप क्षेत्र। ठीक, इसमें कोटर होंगे आवेशवाहक, और इसमें इलेक्ट्रॉन आवेशवाहक होंगे।
अब हम यहाँ अग्रदिशी की स्थिति अभी दिखा रहे हैं। अग्रदिशी की स्थिति कब होती है? जब किसी सेल से, ध्यान देना, जब कोई सेल हो और इस सेल से सेल का धन सिरा, यह धन सिरा है, जो बड़ी लाइन होती है धन सिरा दिखाती है, छोटी वाली ऋण सिरा, यह पी क्षेत्र से जुड़े, जो पॉजिटिव क्षेत्र है जिसमें कोटर आवेश वाहक है, अगर सेल का धन सिरा इससे जुड़ जाए और ऋण सिरा यन क्षेत्र से जुड़ जाए तो इसे कहते हैं अग्रदिशी की स्थिति। अग्रदिशिक स्थिति या बेटा इसका एक और नाम है अग्र अभिनति। क्या नाम है? अग्र अभिनति। अभी मैं आपको आधार तैयार कराने में लगा हूं। अग्र अभिनति, इस दशा में धारा बहती है, इस दशा में डायोड में धारा बहती है। ठीक, माने धन सिरे से ऐसे निकलेगी और इस तरह से धारा बहेगी, यहां से निकलेगी फिर ऐसे आएगी सेल से होकर के। आप जानते रहिए कि अग्रदिशक स्थिति में धारा बहती है। अब इसी को अगर इस तरह से दिखाएं, या यन क्षेत्र हुआ या पी क्षेत्र हुआ। अब सेल के अगर ऋण सिरे से पी को जोड़ दें, पी क्षेत्र को, ध्यान देना, पी क्षेत्र में पॉजिटिव चार्ज होता है, धनात्मक चार्ज, और यन क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन होते हैं, निगेटिव चार्ज होता है इसमें। तो पॉजिटिव को निगेटिव से जोड़ें। अब देखिए यह ऋण है, ये छोटी लाइन है, यह सेल का ऋण प्लेट बताएगा और यह धन टर्मिनल बताएगा। ठीक है, अब इसमें थोड़ा उल्टा कर देते हैं। इसमें देखिए पॉजिटिव को पॉजिटिव वाले क्षेत्र से जोड़ दिए, निगेटिव को निगेटिव वाले क्षेत्र से, माने यन क्षेत्र से, और इसमें निगेटिव जो है टर्मिनल उसको पॉजिटिव वाले क्षेत्र से और पॉजिटिव वाले क्षेत्र को निगेटिव वाले क्षेत्र से। अब इसको कहते हैं बेटा पश्च दिशिक स्थिति, पश्च दिशिक या पश्च अभिनति। ठीक, ऐसी दशा में धारा नहीं बहती है। इतनी बातें आपको जाननी है कि अग्रदिशी की स्थिति में धारा बहती है और पश्च दिशा की स्थिति में धारा नहीं बहती है। अग्रदिशी की स्थिति होगी जब बैटरी का धन टर्मिनल डायोड के, संध डायोड के धन क्षेत्र यानी पी क्षेत्र से जोड़ दिया जाएगा और ऋण टर्मिनल को यन क्षेत्र यानी ऋण क्षेत्र से। और जब इसका उल्टा किया जाएगा तो वह हो जाएगा पश्च दिशिक। अग्रदिशिक में धारा बहती है, पश्च दिशिक की स्थिति में धारा नहीं बहती है। ठीक, अब डायोड, इतनी बातें आप समझ गए तो हम लेंगे डायोड का परिपथ प्रतीक। डायोड का परिपथ प्रतीक, तो परिपथ प्रतीक भी यही मैं दिखा दे रहा हूं आपको। पीएन संधि डायोड का जो परिपथ प्रतीक होता है, पीएन संधि का परिपथ प्रतीक। अब ये परिपथ प्रतीक क्या है बेटा? परिपथ पिछले वाले वीडियो में समझाए थे, सर्किट, जो तार वगैरह नहीं फैलाए जाते, या आप अपनी मोबाइल देखते होंगे तो उसमें प्लेट है, प्लेट में क्या 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 इस तरह से जैसे लाइन सा खींचा हुआ है चीजों की, तो वो वास्तव में वो कनेक्टेड है सब एक दूसरे से, तो वो सर्किट है, परिपथ है। अब पीएन संधि, जब आप पीएन संधि का उपयोग करेंगे किसी परिपथ में, किसी सर्किट में इसे जाके लगाना है, तो लगाएंगे तो यह चित्र नहीं दिखाया जाता। ठीक, उसके लिए एक संकेत बना दिया गया है। वही अगर बना दिया जाएगा तो मान लिया जाएगा कि यहाँ पर संधि डायोड लगाया गया है, माने परिपथ में संधि डायोड लगा हुआ है, तो उसका प्रतीक जो है बेटा वह यह है। यहाँ ध्यान देना, यही है। एक त्रिभुज सा बनाओ और इसके आगे एक खड़ी लाइन खींचो और इसको रंग लेते हैं। ठीक है, इस तरह से दिखाते हैं इसको। आप छोटा बनाइए जो आसानी से कर सके। अब इस क्षेत्र को पी से
यह क्षेत्र P से, और ये खड़ी वाली जो लाइन जो है इसे M से दिखाते हैं। माने यही चीज है, P क्षेत्र को इससे और N क्षेत्र को इस खड़ी वाली लाइन से दिखा दिए, तो जैसे ये नहीं सटा है उसी तरह से यह है, यानी यह कहीं लगा हुआ है, तो आप जान लीजिए कि यह PN संधि डायोड का चित्र है, परिपथ प्रतीक, यानी यहाँ PN संधि डायोड का उपयोग किया गया है। इन बातों को मैंने संक्षेप में जल्दी से समझा दिया, लेकिन आशा है कि आप इसको समझ गए हैं। अब चलते हैं मूल मुद्दे पर। मूल मुद्दा हमारा क्या है? PN संधि डायोड पूर्ण तरंग दृष्टकारी के रूप में। इतनी बातें तो आप समझ गए ना? अगर आप समझ गए तो आप दूसरी पाली खेलने के लिए तैयार हो जाइए, दिमाग फ्रेश करिए, क्योंकि अब आपको वह चीज पढ़ाई जाएगी जिसको पढ़ाने के लिए मैं यहाँ खड़ा हूं। ठीक है, तो यहां देखिए, पहले इसका आप अर्थ समझ लीजिए। PN संधि डायोड पूर्ण तरंग दृष्टकारी के रूप में। दृष्टकारी का क्या मतलब होता है? दृष्टकारी का क्या मतलब होता है? देखिए बेटा, विद्युत की में पढ़े हो, दृष्ट धारा पढ़े हो, डीसी करंट जिसे कहते हैं, डीसी माने डायरेक्ट करंट। दृष्ट धारा में क्या होता है? जब धारा बहती है तो उसकी दिशा हमेशा एक रहती है, एक ही दिशा होती है, और उसका जो परिमाण है माने धारा का मान, वह भी एक ही बना रहता है, चलता रहता है एक ही दिशा में। जैसे 2 एम्पियर की धारा बह रही है तो 2 एम्पियर की धारा इधर बह रही है तो इधर ही बहती रहेगी। ठीक, यह है दृष्ट धारा। सेल से, बैटरी से जो आप धारा लेते हैं वह दृष्ट धारा है। दृष्ट दिशा शब्द से बना है, दिशा समझ रहे हो ना, उसी से दृष्ट बना है। ठीक है, माने जिसकी दिशा हो। और एक तो हुआ डीसी, अब एक होता है एसी, अल्टरनेट करंट, प्रत्यावर्ती धारा। अब प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है? इसका नाम ही है प्रत्यावर्ती। अब फिजिक्स में पढ़े हो, प्रत्यावर्ती शब्द कहा जाता है जो बार बार अपने मार्ग को एक निश्चित समय अंतराल पर दोहराए, आवर्तन हो, उसे कहेंगे प्रत्यावर्ती वस्तु है यह, या गति प्रत्यावर्ती है, जैसा भी संदर्भ हो ऐसा बोलते हैं। अब यहाँ धारा के संबंध में प्रत्यावर्ती का क्या मतलब हुआ? एसी करंट माने प्रत्यावर्ती धारा। आप अपने घरों में बेटा जो बिजली सिस्टम देखते हैं, जो बाहर पावर हाउस, वो क्या है, पावर हाउस की सप्लाई आई हुई है, लेते हैं ना आप तार से कनेक्शन घर में, यह एसी करंट है। और एसी माने एसी फिर कहने के बाद करंट की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि सी है उसमें, तो अल्टरनेट करंट है। अब अल्टरनेट करंट में क्या होता है कि धारा एक बार 0 से 0 से बढ़ती चली जाएगी, एक दिशा में धारा बह जाएगी। अब फिर वही धारा घटते 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 फिर 0 हो जाएगी, और फिर वह दूसरी दिशा में बहेगी, फिर बढ़ती चली जाएगी दूसरी दिशा में, जब महत्तम मान पे पहुंचेगी तो फिर घटते घटते 0 हो जाएगी। मतलब ऐसे समझिए कि आपके घरों में जो बिजली की सप्लाई है या जो खंभे लगे हुए हैं, तार लगे हुए हैं, इसमें धारा केवल ऐसे नहीं आ रही है, ऐसे चल रही है। समझ में आई बात ना? एक दिशा में 0 से शुरू हुआ, महत्तम मान को प्राप्त हुआ, फिर घट करके 0 हुआ, फिर दूसरी दिशा में महत्तम मान को प्राप्त हुआ, फिर घटते घटते 0 हुआ। यानी बेटा आपके घरों में बिजली सिस्टम जो है ना, उसमें धारा ऐसे ही बहती है। एक बार अधिकतम होती है 0 से, फिर 0, फिर अधिकतम, फिर 0। तब आप एक प्रश्न करेंगे, सर 0 होगा तो बल्ब कैसे जलेगा? और नहीं कि ये प्रश्न तो करना चाहिए, अभी तो मानूंगा कि पढ़ रहे हो और ध्यान से पढ़ रहे हो। जब बेटा जो तुम्हारे घर में बल्ब लगा हुआ है ना, अब देखिए ये डायोड वाले अब ज्यादा बल्ब आ गए हैं, तो अब वास्तव में ये बल्ब जो होते हैं यह 1 सेकंड में 50 बार जलते हैं और बुझते हैं। ये जो बल्ब देख रहे हो ना, 50 बार जलते बुझते हैं।
आपको पता नहीं चलता, इतनी तेजी से हो जाता है, 1 सेकंड में 50 बार जलते बुझते हैं। यानी आपके आंख में दृष्टिबंधता का दोष समझ लो चाहे गुण पाया जाता है। जब कोई चीज एक बार देखते हो तो काफी समय तक वो आंख में बना रहता है। जैसे टेलीविजन कभी देखे होंगे तो कुछ देख रहे हो बड़े ध्यान से, और जैसे ही बिजली सिस्टम ऑफ हो तब भी लगता है तुमको कि टीवी पर जैसे वो अभी बना हुआ है क्या, जो देखे हो वह रुका सा दिखता है। तुम तो चाहते हो कि आगे भी देख लूं बिना बिजली सिस्टम के, लेकिन हो नहीं पाता। वही जो देखे हो वही कुछ समय तक वो आंख पे आपके बना रहता है। इसी तरह से बल्ब की लाइट भी आपकी आंख पर बनी रहती है, उसके अंदर ही यह बुझता है और जलता है। यह है एसी करंट, अल्टरनेट करंट। ठीक, फिर कह रहा हूं मुझे नहीं पता कि आप कैसे पढ़े हैं या पढ़ाए गए हैं, इसलिए मैं इतना कवर करने के लिए बेटा बोल रहा हूं, ये मेरा धर्म है। हो सकता है कुछ लोग समझे कि पढ़ाना क्या है, कि इसमें आप टाइम पास कर रहे हैं। हो सकता है बेटा आपके लिए टाइम पास हो, लेकिन ये मेरा धर्म है। ठीक है, अब इतनी बात एसी और डीसी आप समझ गए ना, कि डीसी में एक दिशा में धारा बहेगी और मान उसका बराबर रहेगा, लेकिन एसी में धारा की दिशा बदलती रहेगी और मान भी हर क्षण बदलता रहता है। तो यहां हम जो दृष्टिकारी पढ़ रहे हैं बेटा, अगर इतनी बात आप समझ गए तभी इस बात को समझ पाएंगे कि एसी करंट जो होता है उसको अगर डीसी में बदल दें तो यही है दृष्टिकारी होना धारा का। माने जो डीसी बह रही है, एसी जिसकी धारा और दिशा बदल रही है, ऐसी धारा प्राप्त कर लो कि वह एक ही दिशा में चले बहे, तो उसे कहेंगे दृष्ट धारा। और जो यंत्र ऐसा करा देगा उसे कहेंगे दृष्टकारी। ठीक, अब हम पीएन संधि डायोड का उपयोग करेंगे एसी को डीसी में बदलने के लिए। और पूर्ण तरंग का मतलब हुआ कि जो एसी है वो एक बार एक तरफ दिशा, एक बार एक तरफ दिशा, जो भी उसका रहता है वो दोनों दिशाओं में चलने वाली धारा प्राप्त हो जाए तो पूरा तरंग प्राप्त होता है, उसी को कहते हैं पूरा तरंग। और वही अगर यह सिस्टम लगाया जाए कि केवल एक ही ओर चलने वाली धारा को दिष्ट किया जा सके, एक ही दिशा में बहाया जा सके यंत्र लगा करके, उपकरण लगाकर, तो उसे कहेंगे अर्ध तरंग दिष्टकारी। केवल आधे तरंग की दिशा वह बना पा रही है। ठीक है, अब हम चलते हैं, शायद समझा दिए, आपको समझ में आ भी गया होगा। अब हम चलते हैं पूरा तरंग दृष्टिकारी का चित्र बनाएंगे बेटा और समझाएंगे। यह जो आपको पढ़ाया गया, यह आप ध्यान दीजिए, यह जो आपको पढ़ाया गया जब तरंग दृष्टिकारी के रूप में पूछे तो आपको यह लिखना नहीं है, नहीं बताना है, ये आपको समझने के लिए दिया हूं। ठीक है, अब हम चित्र बनाते हैं एक। देखिए पहले हमने क्या बताया कि एसी को डीसी बनाना है। तो आप जानते हैं कि एसी आप पढ़े हैं, एसी में इंडक्शन के गुण के कारण एसी पैदा किया जाता है, माने वहां अन्योन्य प्रेरण का प्रयोग किया जाता है। एसी धारा आप पढ़े होंगे तो समझते होंगे। उसमें एक प्राथमिक कुंडली होती है। अब यहाँ आप लिखिए ना लिखिए, आप केवल एसी स्रोत लिख लीजिए बस। एसी स्रोत यहां से दिया जा रहा है। तो उसमें होता क्या है कि प्राथमिक कुंडली में धारा बहाई जाती है और उसके नाते यहाँ अन्योन्य प्रेरण होता है और फिर यहाँ एसी धारा बहती है। अब इस कुंडली में, माने यह वह कुंडली है जिसका अब आप अपने उपकरण में प्रयोग करेंगे, जिससे बहने वाली धारा को। अब यहाँ करते क्या है, अब हम दृष्टिकारी का चित्र बना रहे हैं, समझाते हुए बना रहे हैं बेटा। केवल चित्र बना के लिखवा दें उसका कुछ अर्थ नहीं होता, और वही पढ़ाई तुम लोगों को मजेदार लगती है। जितना लिखा दिया जाए उस समझ में न आए तब होता है खूब पढ़ाई आज की, और जब समझने की बात आती है तो फिर वही सोचते हो कि ये तो कठिन चीज होती है, इतने जल्दी यार समझने की कोशिश मत करो, फिर रगड़ेंगे उगड़ेंगे साल भर में आ जाएगा। लेकिन समझो बेटा, हम तुरंत समझाते हैं। ठीक है, एक हाथ से लो और एक हाथ से दो, तुरंत लेके जाओ।
तुम दिमाग लगाओ, मैं समझा दूंगा, पैसा नहीं मांग रहा हूँ। PM। अभी मैं परिपथ चित्र बना रहा हूँ बेटा। यहाँ लोड प्रतिरोध, एक मिनट, पूरा तरंग दृष्टकारी है ना, यहाँ T लिख दे रहे हैं टर्मिनल पे, और यहाँ वोल्टेज जो आप प्राप्त करेंगे। यहाँ भी प्राप्त होगा बेटा वोल्टेज। ठीक, अगर चित्र हमने बना दिया, अब आप कहेंगे कि सर ये मैं कैसे समझूं, क्या चीज है ये। अब ये जब अपना सिस्टम अभी काम करेगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि ऐसा क्यों बनाया गया है। अब हम जो AC स्रोत से हमें धारा मिल रही है, इसको दृष्टकारी बनाना है, माने एक ही दिशा में ले जाना है। ठीक, यहाँ जो AC होता है बेटा, वो आप पढ़े हैं, इस तरह ग्राफ में उसे दिखाया जाता है। यह हम मान लेते हैं निवेशी वोल्टेज, निवेशी वोल्टेज को केवल बोल के दे दे रहे हैं इस तरह से, निवेशी वोल्टेज। निवेशी का क्या मतलब होता है? निवेश माने लगाना, इनपुट। जो यहाँ निवेशी वोल्टेज लगाया गया है वह AC है। ठीक है, आप चाहे तो अपने समझ के लिए यहाँ निवेशी AC वोल्टेज लिख लीजिए, ऐसे भी AC लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं है, निवेशी AC वोल्टेज। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ से आप धारा पाएंगे। अब आप समझिए, आप प्रत्यावर्ती धारा यानी AC को वोल्टेज को भी समझ गए कि किस तरह यह व्यवहार करता है, तब यहाँ आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे कि दिष्ट धारा क्या है। ठीक है बेटा, अब चलिए, धारा AC में हमने क्या बताया कि धारा की दिशा बदलती रहती है। और यहाँ आप ध्यान दीजिए कि डायोड का अग्रदिशी की स्थिति और पश्चिम दिशा की स्थिति भी याद रखिए, क्योंकि अग्रदिशी में धारा बहती है और पश्चिम दिशा में धारा नहीं बहती है, इसलिए वह उसे मिटा नहीं रहा हूं, सामने रखा हूं, साथ में दिखा करके समझाऊंगा तो अच्छी तरह समझ में आएगा, क्योंकि मुझे पता नहीं कि आप कैसे पढ़ाई किए हैं। अब ध्यान दीजिए, जब यह धारा प्रत्यावर्ती धारा है AC, एक दिशा में, हमने बताया ना दिशा बदलती रहती है, एक दिशा में जब चलेगी, यहाँ एक चीज ध्यान देना बेटा, पहले मैं सिस्टम बता दूं बनाने का। तो ये जो द्वितीय कुंडली है, इसे द्वितीय कुंडली कहते हैं, इसे प्राथमिक कुंडली। तो द्वितीय कुंडली जो है, द्वितीय कुंडली में हमने एक डायोड जोड़ दिया। देखिए डायोड का चित्र तो परिपथ प्रतीक यही होता है। अगर यहाँ आप इस तरह से दिखा देते हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, या दिखा देते हैं, ठीक है, कोई इससे फर्क नहीं पड़ता। आप चाहे तो केवल इतना ही बनाइए। अब जब यह, अब चलिए AC, अब दूसरी कुंडली में हम PN संधि डायोड जोड़ दिए। ठीक है, दूसरी कुंडली के दोनों सिरे पर एक एक PN संधि डायोड जोड़ दिए। अब यहाँ इसका नाम हम D1 रख रहे हैं डायोड, और यहाँ D2, ताकि बताया जा सके नाम लेकर के, यह D1 संधि डायोड है या D2, D लिया हूं डायोड के लिए। ठीक, और यहाँ एक टर्मिनल T जोड़ दिया, जो द्वितीय कुंडली के, यहाँ समझ लीजिए बेटा, मध्य भाग पर है। चित्र ऐसे बनाना कि मध्य भाग पर है, यह T जो है मध्य भाग पर एक टर्मिनल ला करके यहाँ से जोड़ दिया। अब यह सिस्टम क्यों बनाया गया है, जब आप प्रक्रिया समझेंगे तो बात समझ में आएगी। ठीक, अब हम कार्य प्रणाली को समझाना शुरू करते हैं। जब AC करंट एक दिशा पकड़ेगी, अब मान लीजिए कि यह दिशा इस तरफ है, यशवंत सिरे की ओर। ठीक, जब AC करंट इस दिशा में जाएगी, क्योंकि इसकी तो दिशा बदलती रहती है, समझाया हमने। अब AC करंट जब यशवंत सिरे पर जाएगी, इससे होकर के जाएगी, मतलब ऐसे धारा बहेगी, तो जिस दिशा में धारा बहती है उसे क्या मानते हैं, उसे क्या मानेंगे? धारा किधर से किधर बहती है? धारा हमेशा, धारा चूंकि इलेक्ट्रॉन के बहने से बहती है, और इलेक्ट्रॉन क्या है बेटा? इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित चीज है, और ऋणावेशित चीज हमेशा धनावेशित की ओर ही भागती है। यानी जिधर धारा बहती है उधर धन विभव होता है, और जिधर उसके विपरीत दिशा में
ऋण विभव होता है, हमेशा यह भी जानते रहिए। तो जब धारा यशवंत सिरे की ओर बहेगी तो यह यशवंत सिरा धन विभव पर होगा। तो यह परिपथ जोड़ा गया है ना, यानी P जो है वह धन विभव पर, यानी P जो है वह धनात्मक सिरे से जुड़ गया। यहां देखिए जो हमने बताया था, क्योंकि धारा इस दिशा में भी माना हूं, ठीक। और यह जो है ऋण सिरा माना जाएगा, धारा उस दिशा में जा रही है, यह ऋण सिरा माना जाएगा। जो धारा की दिशा होगी वो धन सिरा और उसके विपरीत जो होगा वह ऋण सिरा। अब यश2 ऋण सिरे पर है, इस पर ऋण विभव है। अब यह ऋण विभव यह किससे कनेक्टेड है? पी क्षेत्र से। अब यहां देखिए यह वाली स्थिति आ गई यहां, ठीक। अब फिर डायोड D1 का देखिए कि यह जो ऋण क्षेत्र है N, अब यह यहां से जुड़ करके आया और यहां आकर के जुड़ गया टर्मिनल T पर। अब आप देखेंगे कि यश1 की अपेक्षा यहां जो है, चूंकि धारा उस दिशा में है ना, तो यहां वोल्टेज कम होगा। जैसे नीचे चले आएंगे वोल्टेज उतना ही घटता चला जाएगा, और जितने आगे जाएंगे वोल्टेज धारा की दिशा में, जितना आगे जाएंगे वोल्टेज उतना बढ़ता जाएगा, ऐसे आप समझ लीजिए, ठीक है। तो अब यश1 की अपेक्षा, चूंकि दिशा इस तरफ है धारा की, यश1 की अपेक्षा T पर वोल्टेज कम होगा, और T की अपेक्षा यश2 पर भी कम होगा, ठीक। और धारा यहां से जब आएगी, अब यहां ध्यान देना बेटा, ये धन दिशा P से जुड़ा हुआ है, धन विभव, और यह जा करके चूंकि यहां से जुड़ गया, तो इसकी अपेक्षा यह किस पर है? ऋण विभव। देखिए धन और ऋण विभव कुछ होता नहीं है बेटा, एक विभव की अपेक्षा दूसरा विभव अगर कम है तो पहले की अपेक्षा जो कम है उसको ऋण विभव माना जाएगा, भले दोनों पॉजिटिव ही हो। जैसे धन 5 वोल्ट है और फिर कहीं धन 3 वोल्ट, तो 5 की अपेक्षा 3 वाला ऋण विभव पर माना जाएगा, ठीक। तो यहाँ धारा इस दिशा में है तो यशवंत धन विभव पर है, इसकी अपेक्षा यह ऋण विभव पर होगा। अब यह इससे आया यहाँ से, अब यहाँ ऋण विभव अगर मान लेते, यह जो है ऋण क्षेत्र से जुड़ गया और P जो है वह धन क्षेत्र से जुड़ गया, जैसी स्थिति यहाँ है, यह ऋण क्षेत्र से P धन क्षेत्र से, तो यह क्या हो गया? अग्रदिशी की स्थिति। अग्रदिशी की स्थिति में क्या हमने बताया, यहाँ देखिए धारा बढ़ती है, यानी डायोड D1 जो है अग्रदिशिक है, इसलिए धारा को अनुमत कर देगी और धारा बहकर आएगी, ठीक। और धारा जो है हमेशा धन विभव से ऋण विभव की ओर जाती है, या कह लीजिए उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। अब यशवंत की अपेक्षा यह निम्न है, लेकिन इसकी अपेक्षा यह भी निम्न है, तो यहां से यशवंत धारा जब बहेगी तब उसके पास दो रास्ते हैं कि इधर जाएगी या इधर जाएगी। इसकी अपेक्षा यश2 ऋण पर है बेटा, तो ये तो और ऋणात्मक है, तो कहेगा हम इधर ही चल लें, जितने ऋणात्मक होगा उधर ही भागेगी वो, तो हम तो इधर ही चल लें। लेकिन अब यहाँ दूसरी स्थिति समझिए, यह चूंकि P ऋण विभव पर है और यह N, आप ध्यान दीजिए, चूंकि धारा इस दिशा से आ रही है ना, तो यहाँ धनात्मक विभव हो जाएगा, और यह ऋण विभव पर, यानी D2 जो है वह यह स्थिति पकड़ लेगा, यानी P क्षेत्र ऋण विभव पर और N क्षेत्र धन विभव पर है। यानी अब यह डायोड पश्च दिशिक हो जाएगा। अब यह डायोड जब पश्च दिशिक हो जाएगा तो यह धारा को अनुमत नहीं करेगा, यानी धारा को बहने नहीं देगा, यानी धारा जो है वह इधर से रास्ता नहीं पाएगी और वह इस टर्मिनल में बह जाएगी, और जब इस टर्मिनल में बहेगी तो यहाँ एक प्रतिरोध R लगा हुआ है। अब आप परिपथ में सब देखते हैं तो बहुत हैरान हो जाते हैं, बेटा क्या चीज है, पता नहीं क्या है, अब इसी तरह बनाना है रटवट लो। बेटा हमको AC वोल्टेज को DC वोल्टेज में प्राप्त करना है, तो वोल्टेज कहाँ मिलेगा? ये जो तार वाले परिपथ बिछाए जाते हैं इनको माना जाता है कि यहाँ कोई भी किसी भी प्रकार का प्रतिरोध नहीं है, जहां प्रतिरोध होता है वहीं वोल्टेज बनता है। तो इसके लिए दिखा दिया जाता है कि यहाँ एक प्रतिरोध लगा दिया गया है तो वहां वोल्टेज बनेगा, और फिर एक वोल्टता मापी आप पढ़े होंगे वोल्ट मीटर, वो यहां लगा करके इसकी वोल्टता मापती है, ठीक। इसीलिए R लगा दिया जाता है ताकि यहाँ वोल्टता प्राप्त हो, फिर वोल्ट मीटर यहीं लगा दिया जाता है समांतर क्रम में। आपको पढ़ाया गया होगा गैल्वेनोमीटर के बारे में, तो उसमें अमीटर और वोल्ट मीटर सब बताया गया होगा,
यह पड़ा, ठीक। तो यहां वोल्टता प्राप्त होगी हमको। अब किस दिशा में प्राप्त हुई, धारा इस दिशा में आ रही है ना, ठीक, तो जिस दिशा में जा रही है वो वाली वोल्टता प्राप्त हुई। अब हम दूसरे पर विचार करते हैं। जब एसी धारा इधर गई तो वह स्थिति आप देख लिए। अब जब एसी धारा अपनी दिशा बदल देगी, तब बदलेगी, तब इधर बहने लगेगी, तब यह S2 धन सिरे पर और S1 ऋण सिरे पर हो जाएगा। और जब S2 धन सिरे पर होगा तो P धन विभव पर हो जाएगा, और इसकी अपेक्षा यह जो है N ऋण विभव पर हो जाएगा। और जब N ऋण विभव पर और P धन विभव पर हुआ तो इसी को कहते हैं अग्रदिशिक स्थिति। अब अग्रदिशिक स्थिति में धारा को अनुमत कर देगी, यानी धारा को अपने अंदर से बहने देगी, धारा बहेगी, ठीक। और अब चूंकि धारा इस दिशा में है तो यह ऋण विभव पर हो जाएगा, यानी P ऋण विभव से जुड़ गया, और धारा इस दिशा में बह रही है ना, इससे निर्गत होकर के यह धन विभव पर हो जाएगा। जिस तरफ धारा जाए वो समझ लो कि मतलब इसके अब यह ऋण विभव पर है तो यह उसके अपेक्षा धन विभव पर होगा। अब यह हो गई पश्च दिशा की स्थिति, ठीक। यहाँ देखिए, यानी अब D1 डायोड जो है वह धारा को बहने नहीं देगा, और जब यह धारा को बहने नहीं देगा तो धारा यह मार्ग पकड़कर फिर यहाँ आ जाएगी, ठीक। और वही धारा है बेटा, आएगी फिर ऐसे चलती रहेगी, इससे जुड़ा हुआ है ना, इस तरह से यह क्रम चलता रहेगा। अब फिर आप देखिए धारा फिर इसी दिशा में प्राप्त हुई, अब इसी दिशा में प्राप्त हुई, फिर वही वोल्टेज प्राप्त होगा। यानी आप देख रहे हैं कि धारा इधर बह रही है तब भी यहां से देखिए इसी दिशा में, और इधर से बह रही है तब भी इसी दिशा में वोल्टेज प्राप्त हो रहा है, यानी एक ही दिशा में वोल्टेज प्राप्त हो रहा है। यही है दिष्टकरण, यानी धारा दिष्टकारी के रूप में बदल दिया गया। और दोनों तरफ, जब इस तरफ बह रही है तब भी वोल्टेज प्राप्त हो रहा है, इस तरफ जा रही है तब भी वोल्टेज प्राप्त हो रहा है, दोनों दशाओं में वोल्टेज प्राप्त हो रहे हैं, और एक ही दिशा में। यानी अब अगर हम इसका ग्राफ बनाए दिष्ट धारा की या दिष्ट वोल्टेज की, तो दिष्ट वोल्टेज की धारा क्या होगी बेटा, ये निर्गत वोल्टेज है, दिष्ट निर्गत वोल्टेज, निर्गत माने जो निकल करके प्राप्त होगी, ठीक है। अब यहां हम दिखाते हैं, जब धारा इस दिशा में जा रही है तो उसका मान लीजिए कि यह दिखाया जा रहा है एसी का। अब यह पूरा यहाँ प्राप्त हो गया था इस दिशा के नाते, ठीक। लेकिन जब दूसरी दिशा में जा रही है, जो यह दिखाया गया है वह भी इसी में प्राप्त हो रहा है, इसी दिशा की ओर, यानी इसकी भी दिशा यही होगी, एक ही तरफ दिखाया जा रहा है ना बेटा, तो यही दिशा है इसका। इस पर मान लीजिए वोल्टेज दिखाया गया है, यही मतलब यह, इस ग्राफ को समझो, जब इस दिशा में जाए तो एक दिशा मानी जाएगी, इसको दूसरी दिशा मान ली जाएगी, लेकिन यहां देखिए एक ही दिशा में जा रही है, ठीक। माने हर स्पंद प्राप्त होगा, और इसी को हम कहते हैं कि धारा दिष्ट हो गई। और यही जो प्रक्रिया संपन्न हुई, यही है पीएन संधि डायोड पूर्ण तरंग दिष्टकारी के रूप में किस प्रकार काम करता है। इसको आपने समझा, थोड़ा सा जल्दी से फिर एक बार बता देते हैं। यहाँ ऐसी धारा मान लीजिए द्वितीय कुंडली है बेटा, जब यशवंत दिशा की ओर जाएगी तो यह धन विभव पर होगा, और यह ऋण विभव पर हो जाएगा तो यह धारा को बहने देगी। और यशवंत की अपेक्षा यश2 ऋण विभव पर होगा तो P ऋण विभव पर हो जाएगा, और यह चूंकि धारा इधर से आ रही है तो धन विभव पर होगा। अब ये धन विभव पर अगर होगा तो यह पश्च दिशिक हो गया और धारा को बहने नहीं देगी, लेकिन तब धारा यह रास्ता पकड़ लेगी, और यहाँ हमको R पर जो वोल्टेज R है, प्रतिरोध R, यहाँ वोल्टेज यह वाला प्राप्त हो जाएगा, ठीक। अब दूसरी स्थिति में जब AC अपनी दिशा बदल देगी तो S2 की ओर जब चलने लगेगी, S2 की ओर, तो यह धन विभव पर हो जाएगा, यह ऋण विभव पर हो जाएगा, और यह अग्रदिशिक होकर के धारा को बहने देगी, और यह S2 की अपेक्षा S1 ऋण पर होगा और यह धन पर होगा, तो यह पश्च दिशिक हो जाएगी, यानी अपने में से यह धारा बहने नहीं देगी। तो इसमें से धारा बह करके फिर यही मार्ग चुन लेगी, यानी फिर इसको प्राप्त होगा, एक ही दिशा बन गई। आशा है आप अच्छी तरह समझे होंगे। आपको समझाने के लिए मैंने बहुत अतिरिक्त मेहनत भी की। आप भी थोड़ा धैर्य रख करके पूरा वीडियो देख लिया करें, फिर कुछ
अगर दिक्कत हो तो बताएं। इसका स्क्रीन शॉट ले लो बेटा, ताकि अच्छी तरह समझ में आए। हमने कुछ यहाँ लिखाया नहीं, क्योंकि यहाँ लिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो बताया वही लिख देना है। स्क्रीन शॉट